राजमहल का राज। राजा किशनराज एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बड़ी कुशलतापूर्वक चलाया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही स्वीकार था। राजा किशनराज का निधन अचानक हो गया तो उनके इकलौते पुत्र सभ्यराज को उनकी गद्दी दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो किशनराज का ही पुत्र। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उन्होंने कुछ समय के ही सारी भागदौड़ को अच्छे से संभाल ली। राजा की माँ यानी किशनराज की पत्नी पहले ही स्वर्गवास सिधार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौती संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही अच्छे थे नहीं थे। समय समय पर राजा का राज्य में उनके पुराने और वफादार मंत्री काशीराम मार्गदर्शन किया करते थे और राजा अपने राज्य में सबसे पुराने मंत्री काशीराम को ही सब कुछ मानता था। एक दिन काशीराम को ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी प्रेरणा के बारे में बताया। कहा कि प्रेरणा बहुत ही गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। उनके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहयोग करेगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उसके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो विवाह के लिए तैयार थे। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद प्रेरणा इस राज्य में आ गई। राजा प्रेरणा की सुंदरता के साथ उसकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल के नहीं हल कर सकता, उन्हें प्रेरणा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों ने प्रेम पूर्णांक था। ठीक 1 साल बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे, भगवान का बहुत धन्यवाद कर रहे थे। राजा ने योजना बनाई कि उसकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह खुशी देर तक नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए थे। काशीराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली, आप खुद को संभाले और रानी को भी हौसला दे। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी वो समय में निकाल गया। राजा और रानी इस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि उनके आने वाले जीवन के लिए फिर से योजना बनाने लगे। कुछ समय बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज़्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया गया ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ ना हो। समय आने पर फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटे का ही मेहमान था। राजा रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा तो नहीं कर रहा है। अब यह बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरी तरह का उपाय करना शुरू कर दिया। कुछ समय हुए थे कि राजा के राजमहल में एक अगर खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कोई बड़ी बात न पड़ा। अपना कुछ राज्य हार गया। राजा की जनता था भी राजा से विश्व कम होता जा रहा था। बातें थी कि जो अपने संतान नहीं बचा पा रहा है, लगता है वो राज्य को क्या बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी प्रेरणा अपने प्रसंगों में लगी हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है यह किसको पता नहीं था। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उनके लिए आपको एक बात मानना पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और कहना मानना हमेशा ही उसके लिए अच्छा रहा है, लेकिन राजा झट से हाँ बोलते हुए बोला कि हाँ, आप जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होगा। बताएं। रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात? यह क्या कह रही हैं आप? रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं, आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ ना कह सका। फिर रात में राजा जानता था कि वो अपनी रानी को अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद सुबह जब राजा नींद से जागा तो रानी जा चुकी थी। काशीराम के द्वार पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें, हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाए। राजा को भरोसा था कि रानी जहाँ भी होगी वो उतनी बुद्धिमान और समझदार है कि परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उसे यह भी विश्वास था कि
रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उसने संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब उनके विरोधी से निपटने लगा। मैं अब विश्वास से भरा था, जिसके कारण उसे इसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 10 माह बाद ही एक सुबह रानी गोद में बच्चा लिए आई। पुत्र था, जबकि 1 माह का। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य में उनके सभी को निमंत्रण भेज दिया गया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया। अब यह उनके कैसे किया और उसने क्या गलती हो रही थी। रानी बोली, उचित समय पर आपको बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार होने लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी में बहुत सारे बदलाव हुए। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने समीप भी नहीं आने देती थी। कुछ न कुछ कारण बताकर टाल देती थी। रानी के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती थी कि आपने कहा था कि मैं जो कहूँगी आप मानेंगे। यह भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया। रानी का समीप न आने पर प्रतिबंध अभी भी इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई विचार घर बनने लगे। फिर एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद यह पुत्र उसका नहीं है, कभी शायद उसी में थी। रानी को यह पता चल गया, इसलिए रानी अब उसके अपने पास नहीं आने देती। अब उसने यह विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात में हंसने से वो अपने आप पर अपमानित मान रहा था। राजा ने एक दिन रानी को पूछा है कि आपने क्या कहा था कि यह बच्चा कैसे जीवित रहा, आप बताएंगी। रानी फिर बोली, महाराज उचित समय आने पर बता दूंगी। राजा क्रोध में आ गया, बोला